कैबिन में उस खूंखार जासूस के बेहोश होने के बाद से अगस्त्य का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। इवानॉम अब सिर्फ हीरो के पीछे नहीं था, वह नंदिनी को भी मारना चाहता था। अगस्त्य रायजादा की डिक्शनरी में हारना या डरना जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन इस मुसीबत की पुड़िया को जिंदा रखना अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। विक्रम, अगस्त्य ने अपनी कोट की स्लीव को फोल्ड करते हुए एक खौफनाक लहजे में कहा, इस कचरे को बेसमेंट में ले जाकर बांध दो। मैं इससे खुद बात करूंगा। आज रात के अंडरग्राउंड कैसीनो वाले इवेंट की तैयारी करो। इवन नाम का कोई ना कोई खास आदमी वहां जरूर आएगा। विक्रम उस बेहोश जासूस को घसीटते हुए बाहर ले गया। नंदिनी, जो अब तक सोफे पर बैठकर अपने नाखून चबा रही थी, अचानक खड़ी हो गई। अंडरग्राउंड कैसीनो? सर, ये सब क्या है? नंदिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आप लोग कोई डॉन वॉन है क्या? और देखिए, मेरी शिफ्ट शाम 6 बजे ख़त्म हो जाती है। मुझे ओवर टाइम का कोई शौक नहीं है। मेरी माँ घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं जा रही हूँ। नंदिनी ने अपना सस्ता सा झोला उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह हैंडल तक पहुंच पाती, अगस्त्य ने एक ही लंबे कदम में दरवाजे तक पहुंचकर अपना भारी हाथ दरवाजे पर टिका दिया और उसे लॉक कर दिया। नंदिनी झटके से पीछे मुड़ी और सीधे अगस्त्य के चौड़े सीने से जा टकराई। तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगस्त्य की आवाज़ में एक ऐसा अधिकार और खौफ था जिसने नंदिनी को अपनी जगह पर जमा दिया। तुमने अभी अभी ईवा नाम के सबसे खतरनाक शूटर को सिर फोड़ा है। अगर तुम इस बिल्डिंग से बाहर कदम भी रखोगी तो अगले 10 मिनट में तुम्हारी लाश किसी गटर में मिलेगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी 24 घंटे। नंदिनी का रंग उड़ गया। 24 घंटे? लेकिन सर, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? और मेरे कपड़े, मेरा टूथब्रश सब आ जाएगा। अगस्त्य ने अब उसकी बात काटते हुए कहा, आज रात तुम्हें मेरे साथ उस कैसीनो में जाना है, और वहाँ जाकर अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जुबान से एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। अगस्त्य ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी डिज़ाइनर टीम को कॉल किया। मुझे 1 घंटे के अंदर इसके लिए एक परफेक्ट गाउन चाहिए। इसे तैयार करो। 1 घंटे बाद अगस्त्य ने उसी आलीशान कैबिन के से जुड़ा हुआ प्राइवेट लॉन्ज एक ब्यूटी पार्लर में बदल चुका था। 3 डिज़ाइनर्स नंदिनी के पीछे पड़े थे। अरे दीदी, अरे मेरे बालों को इतनी ज़ोर से क्यों खींच रही हो? कोई मुर्गी थोड़ी छील रहे हो? नंदिनी चिल्ला रही थी। और ये इतना सारा पाउडर मेरे चेहरे पर क्यों पोत दिया? मैं कोई हलवा हूँ क्या जिसमें मैदा मिला रही हो? बाहर अगस्त्य अपनी ब्लैक टैक्सीडो में खड़ा होकर शराब का एक घूंट पी रहा था। उसे अंदर से आने वाली नंदिनी की बकवास सुनकर भयंकर सिरदर्द हो रहा था। तभी लाउंज का दरवाज़ा खुला। अगस्त्य ने मुड़कर देखा और अगले ही पर उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल का ग्लास हल्का सा कांप गया। सामने नंदिनी खड़ी थी। उसने एक बेहद खूबसूरत बॉडी फिटिंग ब्लैक गाउन पहना था जो ज़मीन को छू रहा था। उसके लंबे बाल और एक स्टील और मॉडर्न अंदाज में सेट थे। हल्का मेकअप उसके चेहरे की मासूमियत को एक अजीब सी कातिलाना कशिश में बदल चुका था। वह चुलबुली और बेवकूफ़ सी दिखने वाली लड़की इस वक्त किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। अगस्त्य कुछ सेकंड के लिए उसे बस देखता ही रह गया। उसकी वो सर्द खामोशी एक अजीब सी गर्माहट में पिघलने लगी। सर, नंदिनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, और अगस्त्य का सारा खुमार 1 सेकंड में टूट गया। ये ड्रेस इतनी टाइट है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बोरी में बांध दिया हो। और ये हील्स, हे भगवान, ये जूते हैं या कोई सज़ा? मेरे तो पैर टूट जाएंगे। अगस्त्य ने अपना ग्लास मेज पर रखा और अपने चेहरे के भावों को वापस उसी खूंखार और सख्त अंदाज में बदल दिया। तुम्हें वहाँ मैराथन नहीं दौड़नी है, अगस्त्य ने ठंडी आवाज़ में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। चुपचाप मेरे पीछे आओ और याद रखना, नो टॉकिंग। शहर के सबसे बाहरी इलाके में बने एक बेहद आलीशान लेकिन गुप्त क्लब में अंडरग्राउंड कैसीनो चल रहा था।
यहाँ शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल्स, माफिया और अरबपति जुआ खेलने आते थे। चारों तरफ भयंकर सिक्योरिटी थी। अगस्त्य जैसे ही नंदिनी को लेकर अंदर दाखिल हुआ, पूरे कसीनो की नज़रें उन दोनों पर टिक गई। अगस्त्य का रुतबा ही ऐसा था कि लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन आज लोगों की नज़रें अगस्त्य से ज़्यादा उसके साथ चल रही उस खूबसूरत और अनजान लड़की पर थी। नंदिनी की आंखें कसीनो की चमक दमक देखकर फटी रह गई। बाप रे, यहाँ तो इतनी रोशनी है कि इंसान अंधा हो जाए। नंदिनी धीरे से बुदबुदाई। और वो देखिए सर, वो अंकल ताश के पत्तों पर गड्डियाँ लुटा रहे हैं। इतने पैसे तो मेरा पूरा मोहल्ला खरीद लिया जाए। अगस्त्य ने नंदिनी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ थोड़ा जोर से खींचा। चुप रहो नंदिनी, और मेरे पास खड़ी रहो। अगस्त्य का वो स्पर्श इतना अचानक और मजबूत था कि नंदिनी के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अगस्त्य को देखा। अगस्त्य की नज़रें कसीनो के वीआईपी टेबल पर थी, जहां इवानोव का राइट हैंड मिखाइल बैठा था। मुझे कुछ काम है, अगस्त्य ने नंदिनी को बार काउंटर के पास एक ऊंची कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। यहीं बैठो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। किसी से बात मत करना। अगस्त्य उसे वहाँ छोड़कर मिखाइल की तरफ बढ़ गया। नंदिनी बार काउंटर पर बैठकर बोर होने लगी। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने बारटेंडर को आवाज़ दी, भैया एक प्लेट समोसे और हरी चटनी देना। नंदिनी ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। बारटेंडर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। मैम, यह एक हाई क्लास कसिनो है, यहाँ समोसे नहीं मिलते। आपको कैवियार या इटालियन ट्रफल चाहिए? ये कौन सी गाली दे रहे हो भैया? ठीक है, कुछ मीठा ही दे दो, नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी नंदिनी के बगल वाली कुर्सी पर एक बेहद हैंडसम और स्टाइलिश आदमी आकर बैठा। उसने वाइट सूट पहना था और उसकी आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी। वह जैन था, शहर का दूसरा सबसे बड़ा माफिया और अगस्त्य का सबसे बड़ा दुश्मन। जैन को लड़कियों से खेलना और अगस्त्य की चीज़ों को छेड़ना बहुत पसंद था। इतनी खूबसूरत लड़की और इस बोरिंग जगह पर अकेली। जैन ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जैन हूँ और आप? नंदिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं नंदिनी हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे बॉस मुझे यहाँ बैठा कर गए हैं। और वैसे आप ये वाइट सूट पहनकर कसीनो में क्यों आए हैं? अगर किसी ने चाय या वाइन गिरा दी तो धोने में बहुत दिक्कत होगी। मेरे मामा जी भी ऐसे ही कपड़े पहनकर शादी में गए थे, पूरी दाल गिर गई थी उन पर। जैन का कॉन्फिडेंस एक सेकंड के लिए डगमगा गया। उसने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी जो उसके लुक्स को छोड़कर उसके कपड़ों के दाग की चिंता कर रही हो। लेकिन नंदिनी की यही बेवकूफ़ी और उसकी वो मासूमियत जैन को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी। जैन ने हंसते हुए नंदिनी के बिल्कुल करीब झुककर कहा, तुम बहुत दिलचस्प हो नंदिनी। अगस्त्य जैसे बोरिंग और ख़तरनाक इंसान के साथ तुम्हारा क्या काम? क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहोगी। जैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नंदिनी के हाथ को छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि जैन की उंगलियां नंदिनी को छू पाती, एक फौलादी और बेहद भारी हाथ से जैन के हाथ को बीच हवा में ही इतनी ज़ोर से धक्कर लिया कि जैन की हड्डियां कड़कड़ा उठी। नंदिनी ने झटके से अपना सिर घुमाया। वहाँ अगस्त्य खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से और एक खौफनाक पोजीशन से जल रही थी। उसका चेहरा मौत के देवता जैसा लग रहा था। अगर तुमने मेरी चीज़ को दोबारा छूने की कोशिश की जैन। अगस्त्य की आवाज़ उस शोरगुल वाले कसीनो में भी इतनी खौफनाक और भारी थी कि आसपास खड़े लोगों की सांसें रुक गई। तो मैं तुम्हारा ये हाथ काटकर इसी बार काउंटर पर सजा दूंगा। जैन ने दर्द को छुपाते हुए एक शातिर मुस्कान दी और अपना हाथ झटक कर छुड़ाया। रिलैक्स अगस्त्य, मैं तो बस इस खूबसूरत मोहतरमा से बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था तुम अपने असिस्टेंट को लेकर इतने पजेसिव हो।
ये मेरी असिस्टेंट नहीं है। अगस्त्य ने नंदिनी की कमर को एक ही झटके में जकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। नंदिनी का सीना अगस्त्य के सीने से टकरा गया। ये मेरी है और मेरी चीज़ों पर नज़र डालने वालों की मैं आंखें निकाल लेता हूँ। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगस्त्य का वो खूंखार गुरूर और उसका वो बेपनाह पजेशन देखकर जैन बिना कुछ कहे वहाँ से खिसक गया। उसे समझ आ गया था कि इस लड़की के लिए अगस्त्य पूरा शहर जला सकता है। जैन के जाने के बाद अगस्त्य ने नंदिनी को अपनी बाहों से नहीं छोड़ा। वह अभी भी गुस्से से हाँफ रहा था। नंदिनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। अगस्त्य ने उसे पूरी दुनिया के सामने मेरी है कहा था। नंदिनी ने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से अगस्त्य को देखा। सर, आप मेरा हाथ बहुत ज़ोर से दबा रहे हैं, नंदिनी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अगस्त्य ने नंदिनी की आंखों में झांका। उन आंखों में जो डर था उसने अगस्त्य के गुस्से को थोड़ा शांत किया, लेकिन उसका वो जुनूनी अधिकार अभी भी बरकरार था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से बात मत करना। अगस्त्य ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर एक भारी और नशीले लहजे में कहा। तुम हर बार मुसीबत को दावत क्यों देती हो नंदिनी? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर मैं 1 मिनट लेट हो जाता तो वो इंसान तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद आकर मुझसे। चुप! अगस्त्य ने बहुत ही खुरदरी आवाज़ में उसकी बात काटी और उसे खुद से चिपका कर कसीनो के बाहर की तरफ ले जाने लगा। आज के बाद अगर कोई भी आदमी तुम्हारे 1 मीटर के दायरे में भी दिखा तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में रहोगी और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। नंदिनी कुछ नहीं बोल पाई। वो जो हमेशा बकबक करती थी, आज इस खूंखार शैतान के उस खतरनाक और पजेसिव बर्ताव के आगे पूरी तरह से खामोश हो गई थी। उसे एहसास होने लगा था कि वो एक ऐसी आग से खेल रही है जो या तो उसे जलाकर राख कर देगी या फिर हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी। कसीनो से हवेली तक का सफ़र एक भयंकर और दम घोटू खामोशी में बीता था। अगस्त्य का चेहरा अभी भी गुस्से से तना हुआ था और नंदिनी अपनी सीट के कोने में ऐसे सिकुड़ कर बैठी थी जैसे कोई डरी हुई बिल्ली हो। जैन के उस स्पर्श की कोशिश ने अगस्त्य के अंदर के शैतान को जगा दिया था। हवेली पहुंचते ही अगस्त्य ने नंदिनी को अपने बेडरूम के ठीक बगल वाले एक बेहद आलीशान गेस्ट रूम में धकेल दिया। चुपचाप सो जाओ। अगस्त्य ने दरवाजे से ही एक सख्त चेतावनी दी। अगर सुबह होने से पहले तुमने इस कमरे के बाहर कदम भी रखा तो मैं तुम्हें इसी कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और बाहर के लॉक होने की आवाज़ आई। नंदिनी ने एक लंबी सांस छोड़ी और उस विशाल नम बिस्तर पर गिर गई। हे भगवान, मैं किस पागलखाने में फंस गई हूँ? ये इंसान है या कोई टाइम बम जो हर वक्त फटने के लिए तैयार रहता है? बड़बड़ाते हुए नंदिनी कब गहरी नींद में चली गई उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह जब नंदिनी की आंखें खुली तो सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने राहत की सांस ली कि कम से कम उसे कैदी की तरह बंद नहीं रखा गया है। नंदिनी ने सोचा कि कल रात की अपनी बेवकूफ़ियों की भरपाई करने के लिए उसे आज कुछ अच्छा करना चाहिए। अगर मैं सर का कुछ काम कर दूं तो शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो मुझे मेरे घर जाने दे, नंदिनी ने खुद से कहा। वह दबे पांव अगस्त्य के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अगस्त्य शावर ले रहा था। नंदिनी ने कमरे में कदम रखा। कमरा इतना साफ और सलीके से सजा था कि नंदिनी को लगा जैसे वह किसी म्यूज़ियम में आ गई हो। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर रखे एक बेहद महंगे डार्क नेवी ब्लू रंग के सूट और एक सफ़ेद शर्ट पर पड़ी। विक्रम ने शायद इसे अगस्त्य की आज की मीटिंग के लिए निकाल कर रखा था। नंदिनी ने शर्ट को उठाया।
अरे बाप रे, इतनी सिकुड़न! इतने बड़े करोड़पति होकर भी बिना प्रेस की हुई शर्ट पहनेंगे? नहीं नहीं नंदिनी, यही मौका है बॉस को इम्प्रेस करने का। नंदिनी ने कमरे के कोने में रखे स्टीम आयरन को देखा। उसने आयरन प्लेन प्लग में लगाया और शर्ट को प्रेस करने लगी। लेकिन नंदिनी का ध्यान तो कहीं और था। वह इस बात पर विचार कर रही थी कि अगस्त्य का गुस्सा कम करने के लिए आज खाने में क्या बनवाया जाए। शायद गाजर का हलवा ठीक रहेगा। वैसे वो कड़वे इंसान है, कहीं हलवे को भी कड़वा ना बता दे। अचानक कमरे में कुछ जलने की भयंकर बदबू फैलने लगी। नंदिनी का ध्यान टूटा। अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? उसने जैसे ही आयरन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगस्त्य की उस लाखों रुपए की कस्टम मेड इटालियन सिल्क की शर्ट के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा काले रंग का छेद बन चुका था। शर्ट पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। मर गई। नंदिनी ने मुंह से एक चीख निकल गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो सर मुझे सच में किसी गटर में फेंक देंगे। नंदिनी हड़बड़ाहट में उस जली हुई शर्ट को छुपाने की जगह ढूंढने लगी। वह शर्ट को बिस्तर के नीचे धकेलने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा एक झटके से खुला। नंदिनी वहीं बर्फ की तरह जम गई। अगस्त्य बाहर आया। उसके बाल गीले थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए उसके चौड़े कसरती सीने पर गिर रहे थे। उसने अपने कमर पर सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया लपेटा हुआ था। उसका वो फौलादी और बेहद आकर्षक रूप देखकर नंदिनी की सांसें पल भर के लिए अटक गई। उसने आज तक किसी आदमी को इस तरह नहीं देखा था। अगस्त्य अपने तौलिए से बाल पोंछ रहा था। तभी उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी ने अपने पीछे हाथ छुपाए हुए थे और उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। अगस्त्य की आंखें सिकुड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथों में क्या है? कुछ नहीं सर। नंदिनी हकलाते हुए पीछे खिसकने लगी। मैं तो सफाई कर रही थी। यहाँ बहुत धूल थी ना, इसलिए। कमरे में अभी भी कपड़े के जलने की बदबू तैर रही थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह लंबे कदम भरते हुए नंदिनी के पास आया और एक ही झटके में नंदिनी के पीछे छुपे हुए हाथों को पकड़कर आगे खींच लिया। अगस्त्य के हाथों में उसकी वो जली हुई बर्बाद शर्ट थी। पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन को जोर से चटकाया। नंदिनी ने तुरंत अपना रोना शुरू कर दिया। सर, मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो आपने सस्ता सा कपड़ा लिया था ना, इसमें बिल्कुल दम नहीं था। मैंने तो बस हल्का सा प्रेस रखा था और ये मोमबत्ती की तरह पिघल गया। आपको दुकानदार ने बेवकूफ़ बनाया है सर। आप उससे पैसे वापस मांगिए। ये शर्ट 2 लाख रुपए की थी। नंदिनी, अगस्त्य ने अपने दांत पीसते हुए इतनी खौफनाक और भारी आवाज़ में कहा कि नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। 2 लाख? नंदिनी का सिर चकराने लगा। 2 लाख की एक शर्ट? सर, आप पागल हैं क्या? इतने में तो मेरा पूरा परिवार साल भर नए कपड़े पहन सकता है। और 2 लाख की शर्ट चल कैसे सकती है? ज़रूर इसमें मिलावट थी। अगस्त्य की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। उसने शर्ट को ज़मीन पर फेंका और नंदिनी की कमर को जकड़कर उसे पीछे दीवार से सटा दिया। नंदिनी के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। अगस्त्य का वो आधा नंगा, गीला और फौलादी शरीर नंदिनी के बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें नंदिनी के चेहरे पर टकरा रही थी। नंदिनी का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कि वह बाहर आ जाएगा। मैं तुम्हारा क्या करूं नंदिनी? अगस्त्य ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर एक बेहद नशीले और पॉसेसिव लहजे में फुसफुसाया। तुम हर पल मेरी कोई ना कोई चीज़ तबाह कर देती हो और फिर भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। नंदिनी अपनी आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। अगस्त्य के शब्दों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा पागलपन था। सर, आप बहुत करीब हैं। नंदिनी ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अगस्त्य के नंगे सीने को हल्का सा धक्का देने की कोशिश की।
लेकिन उसका हाथ अगस्त्य के सीने की गर्माहट से सिहर उठा। प्लीज़ मुझे छोड़िए। मैं वादा करती हूँ मैं आपके लिए पालिका बाजार से बिल्कुल ऐसी ही शर्ट 200 रुपये में खरीद कर ला दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगस्त्य के होठों पर एक हल्की सी बेबस और शैतानी मुस्कान आ गई। ये लड़की सच में एक अजूबा थी। वह नंदिनी के और करीब हुआ। उसके होठ नंदिनी के होठों से बस कुछ ही इंच दूर थे। माहौल में एक भयंकर और सुलगती हुई आग पैदा हो चुकी थी। तभी हवेली के उस खामोश कमरे में एक बेहद रौबदार और कड़क आवाज़ गूंजी। अगस्त्य। अगस्त्य झटके से पीछे हटा और नंदिनी घबराकर दीवार से चिपक गई। कमरे के दरवाजे पर एक बुजुर्ग लेकिन बेहद शाही और रुतबे वाली महिला खड़ी थी। उन्होंने एक महंगी बनारसी साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो बता रहा था कि इस हवेली में अगर अगस्त्य के बाद किसी की चलती है तो वो यही है। वो अगस्त्य की दादी देवयानी रायज़ादा थी। दादी ने अपनी तेज आंखों से कमरे का मुआयना किया। ज़मीन पर पड़ी जली हुई शर्ट, अगस्त्य का गीला तौलिया और दीवार से चिपकी हुई डरी सहमी नंदिनी। दादी के चेहरे पर एक अजीब सी और शैतानी मुस्कान आ गई। मैं सोच रही थी कि मेरा पत्थर दिल पोता इतने सालों से किस काम में इतना व्यस्त था कि उसे अपनी दादी की याद नहीं आती। दादी अपनी छड़ी टेकते हुए अंदर आई। लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। तो ये है वो लड़की जिसने अगस्त्य रायज़ादा का गुरूर तोड़ दिया। अगस्त्य ने जल्दी से अपनी अलमारी से एक बाथरोब निकाला और पहन लिया। दादी आप अचानक आपने बताया नहीं। अगस्त्य ने एक बार टालने की कोशिश की। अगर बता कर आती तो क्या मुझे ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता। दादी ने नंदिनी की तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा। नंदिनी जो अभी तक सदमे में थी घबरा कर आगे आई। नंदिनी मेरा नाम नंदिनी है आंटी जी। मेरा मतलब दादाजी और दादी जी। आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो टीवी सीरियल्स में दिखता है। मैं तो बस शर्ट जला रही थी। मेरा मतलब शर्ट प्रेस कर रही थी और सर नहा कर आ गए। नंदिनी की बात सुनकर दादी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने आज तक अगस्त्य के सामने किसी को इतनी हिम्मत और बेवकूफ़ी से बात करते नहीं देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई नंदिनी। दादी ने नंदिनी का माथा चूम लिया। अगस्त्य ने अपना माथा पकड़ लिया। दादी ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मेरी असिस्टेंट है और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। मैं बस इसे इसके काम के लिए डांट रहा था। डांट रहे थे? इतने करीब जाकर, दीवार से सटाकर? दादी ने एक आंख मारते हुए कहा। मुझे बेवकूफ़ मत समझ अगस्त्य। तेरी उम्र में मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। मुझे खुशी है कि कम से कम तान्या जैसी घमंडी लड़की की जगह तेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आई जो इस घर को जिंदा कर सकती है। दादी आप गलत। अगस्त्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी दादी ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने अगस्त्य और नंदिनी दोनों के होश उड़ा दिए। अब जो भी है तुम दोनों के रिश्ते को मैं अपनी मंजूरी देती हूँ। दादी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। और मैंने तय कर लिया है जब तक मैं यहाँ हूँ नंदिनी इसी घर में और इसी कमरे में तुम्हारे साथ रहेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू मेरा ख्याल कैसे रखती है। नंदिनी की आंखें बाहर आ गई। बहू? लेकिन दादी जी मैं तो बस। अगस्त्य ने तुरंत आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे पता था कि अगर दादी को शक हुआ कि नंदिनी सिर्फ एक मजबूरी है तो वो पूरे घर में हंगामा कर देंगी और ईवा नाम के हत्यारों से नंदिनी को बचाने के लिए उसे हवेली में रखना ज़रूरी था। दादी का ये फैसला फरमान अगस्त्य के लिए एक परफेक्ट बहाना बन गया था। दादी सही कह रही हैं मेरी जान। अगस्त्य ने अपने दांत पीसते हुए एक बनावटी लेकिन खौफनाक मुस्कान के साथ नंदिनी को देखा। उसका हाथ नंदिनी की कमर पर कस गया। तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगी। नंदिनी ने अगस्त्य की उस खूंखार आंखों में देखा।
उसे समझ आ गया था कि वह अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रही, बल्कि एक ऐसी झूठी कहानी का हिस्सा बन चुकी है जहां हर पल उसकी सांसें इस खूंखार शैतान के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। और सबसे बड़ी आफत तो यही थी कि उसे अब 24 घंटे इस इंसान के साथ एक ही कमरे में बिताना था। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, स्क्रिप्ट और कंटेंट कंप्लीटली ओरिजिनल है। इसका पूरा अधिकार, कॉपीराइट सिर्फ इस चैनल के पास है। बिना परमिशन के इस वीडियो या स्टोरी को कॉपी, रीयूज़ या किसी भी फॉर्म में अपलोड करना स्ट्रिक्टली मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।